नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से शैक्षणिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम एक नए अध्याय और नए विषय पर बात करें। उस विषय पर जिसको हम प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन चिंतन करते हैं और हमारे जो मनोभावों का आदान प्रदान भी उसी के माध्यम से होता है। आज हम क्यों ना उन्हीं के विषय में और बेसिक रूप से चर्चा करें, ये हमारा आज उद्देश्य था। तो आज हम एक नया विषय क्या है, ये हमारे जनमानस में जन जन के अंदर समाहित विषय है, हमारी मातृभाषा। जी हाँ मित्रों, जो आप सोच रहे हैं मैं उसी के विषय में बात कर रहा हूँ। हमारी मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी मनीषियों के द्वारा परिष्कृत हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में हम यदि चिंतन करते हैं तो एक गूढ़ उत्पत्ति होती है, गूढ़ चिंतन होता है। और जब गूढ़ रूप से हम चिंतन करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि इसको कैसे उन्होंने बनाया होगा, कैसे बनी हमारी हिंदी, कैसे बनी। तो देखिए, आते हैं यहाँ व्यंजनों की उत्पत्ति। हमारी मातृभाषा हिंदी में व्यंजनों की उत्पत्ति, और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसकी जननी है संस्कृत भाषा, तो उससे उत्पत्ति हुई है हमारी हिंदी की। तो आइए, व्यंजन और स्वर, जो भी भाषा होती है व्यंजन और स्वरों से होती है। तो आते हैं हम व्यंजन और स्वर कैसे हमारे निकले। तो देखिए, आज हो सकता है हम काका गागा इस तरह से तो पढ़ते रहते हैं और पढ़ाया भी गया है, मगर आज विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि कैसे इनको बनाया गया आखिर। तो आइए देखते हैं। ये मानव आकृति है जैसे हमारी, तो इसी तरह सभी मानव मात्र हैं और सबके अंदर मुख्यतः कुछ चीजें तो होती है। कंठ, शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से वायु ऊपर को आती है और ये वायु जब कई जगह टकराती हुई बाहर निकलती है तो उसी वायु का ही खेल है जिससे हमारे व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, कहाँ कहाँ टकराती है वायु, और जहां जहां टकराती है वैसे ही हमारे वर्ण निकलते हैं, वर्ण अर्थात व्यंजन निकलते हैं। तो अब व्यंजन स्वर दोनों को मिलाकर के वर्ण बनते हैं। तो देखते हैं, यहां से आई पहले ये हमारी वायु कंठ से टकराई। जब कंठ से टकराई तो कंठभ्य वर्ण प्राप्त होते हैं। जब वो आगे आकर के जीभ के सहारे, जीभ के ऊपर जो एक छत होती है जिसे हम तालु कहते हैं, तो जब तालु वाले एरिया पे टकराती है तो ताला वर्ण हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं यहाँ भी। फिर तालु के आगे मूर्धा, तो मूर्धन्य वर्ण हो गए। और मूर्धा के आगे दंत होते हैं और आगे आ गए तो दांत हुए हमारे, अंदर से हम दिखाएं तो दांत हुए। तो जब वो जीभ और वायु तीनों का टकराव और दांत तीनों का टकराव जब हो तो दंत वर्ण की उत्पत्ति होती है। फिर दंत के आगे ओष्ठ आता है, बस बाहरी हिस्सा हमारा ओष्ठ का होता है। तो जीभ हमारी और वायु और ओष्ठ तीनों मिलकर के ओष्ठ वर्णों की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा भी तमाम वर्ण होते हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बनते हैं। और नासिक से भी नासिक वर्ण होते हैं, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए, इतना देखने के बाद देखते हैं कि कौन से कंठ से वर्णों की उत्पत्ति कंठ से होती है, कौन से तालु से होती है, कौन से नासिक से होती है। इस तरह से हम लोग आज हम उन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ तक तो देख चुके, आगे देखते हैं। आगे देखने के बाद तो आइए हम समझ। तो
जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत कंठ से ही होती है, तो आइए कंठ वर्ण कौन से होते हैं, कंठ वाले वर्ण क्या है। तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, जो कि संस्कृत से हमारी इसकी जो जननी है, हमारी मातृभाषा की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत में एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम। अकुह विसर्जनीया नाम। अकुह विसर्जनीया नियाम कंठा। कंठ वर्ण हो गए। अब इनका संक्षेप में हम करते हैं। आकु आ और आ, ये कंठ से आ, क्योंकि ये डायरेक्ट हवा हमारी कंठ से टकरा कर बाहर आती है, तो आ। और कु का अर्थात का वर्ग, का खा गा घा, आगे अंगा भी हो सकता है। हा भी इसी के अंतर्गत आएगा, आगे हम बताएंगे। हा दूसरे वर्ग के अंतर्गत भी आता है, मगर यहाँ भी कंठ वर्ण में भी इसको हम समाहित करते हैं। बताएंगे हाँ आगे कहाँ आता है, हमारा अंगा भी कहाँ आता है, ये आगे की वीडियो में हम बताएंगे। मगर ये बड़ा हम बता देते हैं कि ये कंठ वर्ण से इस सूत्र के सहारे इतने वर्णों को हम निकाल सकते हैं। ये विधि है, कितनी अच्छी विधि है। क्या आप सोच रही होगी, कंठ से शुरुआत हमारी पहले कंठ से होती है, हमारे मुख की, हमारा सबसे पहले टकराव वायु का कंठ से होता है, तो कंठ से, इसके बाद दूसरा टकराव वायु का हमारे सीधे कंठ से निकला, और तालु जीभ के ऊपर जो होता है, तो तालु से होता, तो उससे कौन से शब्द वर्ण निकलते हैं, आइए उनसे देखते हैं। उनसे कौन से निकलते हैं, तो तालब वर्ण, तालब वर्ण कौन से हैं? तालब वर्ण इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है इचु सा नाम। तालु। इसका मतलब ई और ई। उच्चारण चा, छा, जा, झा, इया आदि, और शा, शीठी वाला शा, ना आदि। इस तरह से हम हमारा दूसरा जो टकराव होता है ये तालु से होता है, इसलिए तालु वाले ये वर्ण हो गए। आगे देखते हैं कि मूर्धा, हमने बताया था आगे क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण। अब मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? मूर्धन्य वर्ण जब मूर्धा से टकराती है हमारी वायु, तो मूर्धन्य वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह निकालते रहते हैं, बस चिंतन करिए। तो मूर्धन्य वर्ण में इसका भी एक वैसे छोटा सा सूत्र है, रिटुर राम नाम, रिटुर शाम। ये री एक ये री टू अठावर्ण, री टू षणाम, शा राम, मूर्धा, रिटुर षणाम मूर्धा। री एक स्वर होता है, तो री पिट्टावर टा ठा डा, फिर सा षटकोण वाला, षटकोण वाला ड़ा पहले ही इसी में आता है, तो ये मूर्धा से निकलने वाले, मूर्धा से टकरा करके निकलने वाली ये ध्वनि है, सीधी सी बात है। तो इन ध्वनियों को हमने मूर्धन्य वर्ण कहना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, और मूर्धन्य के बाद सीधा दंत आता है, यहां से मूर्धा के बाद वसुधों के बाद आगे दंत आते हैं। तो जब दंत से टकराती है हमारी जीभ,
तो जब हमारी जीभ दंत से टकराती है तो दंत वर्ण कहलाते हैं, दंत वर्ण। अब दंत वर्ण जब से उससे कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? तो दंत वर्ण से निकलने वाली ध्वनियां कौन होती हैं? लिटुर, लिटुर लसाना, रा, 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 तू, लतुर, ला, शा, ना, लिटुर लसाना दंतः। इसका मतलब संस्कृत में इसके सूत्र है, आप याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं तो दंत से कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? सीधे पहले कावर्ण, फिर चावल, फिर टावर्ग, फिर तावर्ग, दंत से तावर्ग उत्पन्न होगा। तो री एक स्वर हुआ, इसके बाद तावर्ग में ता, था, दा, फिर इसके बाद ला, फिर सा, सड़ता वाला और ना। इस तरह से ताता तथा ना, इस तरह से ये इसमें आ गए। फिर दंत के बाद हमारा आगे आता है ओष्ठ। दंत के बाद आता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हुए? ओष्ठ वर्ण जो हमारी जो श्वास है वो भीतर से होते हुए टकराते हुए कई बिंदुओं से, अंगों से, और हमारे जब बाहरी आ जाता है तो ओष्ठ होते हैं अंग। तो ओष्ठ से जब टकराती है ओष्ठ वर्ण, तो जब वायु हमारे ओष्ठ से टकराती है तो कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं? उन ध्वनियों के वर्ण कौन कौन से होते हैं? उपु, पद, मानियाम। उ, उ, उपु, पद, पदमानियाम, उपु पद मनियाम, उपु पद मानियाम, उपु पद मनियाम ओष्ठे। ओष्ठे मतलब ओठ से कौन कौन से? जैसे इसमें उ, उ, पा, पावर, यानी कि पू का मतलब पावर अर्थात पा, फा, बा। अब यह पा ये वही हो गया। ध भी ओठ के सहारे ही बोला जाएगा, तो धा। पद्मनिया या भी उसी के सहारे बोला जाएगा। इस तरह से उपपद्मनिया ओष्ठा, ये इनका सूत्र हुआ, इससे निकलते हैं। अब ओष्ठ हो गया। ओष्ठ के बाद भी इतना होने के बाद कुछ होते हैं नासिक से बोले जाते हैं। हमने भी जो डायग्राम मनुष्य का बनाया था तो नासिक से भी, नासिका से कुछ वर्ण निकाले जाते हैं नासिका के सहारे। नासिक वर्ण नासिका के सहारे वही निकाले जाते हैं। एक सूत्र है यंग, यंग ना, यंग, यंग या ना मा, ण, और एक ण। इस तरह से ये 5 हैं जो नासिका के सहारे इनको निकाला जाता है। इस तरह से ये 5 इनके सहारे निकाले जाते हैं। इस तरह से ध्वनियां जब इनसे उत्पत्ति इनकी होती है तो इस तरह हमारी हिंदी भाषा के तमाम वर्ण निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं, स्वर निकलते हैं, और इसके अलावा भी तमाम निकलते हैं जो उनको भी हम बता दें संक्षेप में। कुछ तो निकलते हैं जैसे कुछ जैसे होते हैं, जैसे नासिक हो गया, जिह्वा मूलीय, जिह्वा के मूल से निकलते हैं, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। अब जिह्वा के मूल से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं, जो अरबी भाषा में अधिकतर फारसी भाषा में बोले जाते हैं, जैसे जब। अब इसमें जब लगा दिया और हल्का सा ये जब, फ, फसल, फज, फर्ज, फर्ज। इस तरह से कुछ ऐसे शब्द अर्थ उनको निकलते हैं, जैसे कि क, ख, ग, गजब, गजब, ग भी, ग इसमें ऐसे बना देता है ग, और ख और क भी। इस तरह से ये कुछ जिह्वा मूलीय जिनको अरबी फारसी भाषा में, इसमें हिंदी में कहीं न कहीं रम गए, तो इनके लिए भी अलग से एक
इसमें आविष्कार को विकसित किया गया है, तो इनके लिए अलग से स्थान को भी जिह्वा मूलीय के नाम से इनको रख दिया गया है। अन्य भी हैं जैसे कि स्वरतंत्र, स्वर यंत्र मुखी, हालांकि स्वर यंत्र मुखी वर्ण वो है जैसे हा, इसमें स्वर उत्पन्न होती है हा। तो एक कंठ से भी आता है, क्योंकि हमने पहले बताया था अकुह, तो कंठ से तो उत्पन्न होता ही ह, मगर इसमें एक स्वर भी उत्पन्न होता है। इसलिए ये इसका एक अलग से हमने हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने इनके लिए अलग से विकास किया और इनको अलग जगह पर रखा, हा को स्वर यंत्र मुखी। तो वैसे कंठ से उत्पन्न होता है ये, अकुह विसर्जनीय हमने पहले भी बताया था, तो हा उससे भी उत्पन्न हो जाता है। इस तरह तो हम देखते हैं, एक बार चिंतन करने का विषय है कि हमें देखना पड़ेगा और एकांत में इनको बोलना पड़ेगा, कंठ से कौन निकलता है कावड़, फिर दंत उससे तालु से कौन सा निकलता है चाचा जा, फिर मूर्धा से टाठा डाढ़ा, फिर दंत से ताता दादा और ओंठ से पापा बाबा, इस तरह से निकलते हैं। हमारे ये हिंदी हमारी मातृभाषा के, हिंदी के या संस्कृत के, तो संस्कृत तो चूंकि जननी है उसको तो पढ़ना, मगर हमारी हिंदी को तो शुद्ध होना जरूरी है, जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं और अपनी भाषा को भी सुधार हमें आवश्यक करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम इतना करने के बाद अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और नए चैप्टर में और विस्तार के साथ मिलेंगे, इसी में और विस्तार देंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।